ओके, सो द नेक्स्ट फैक्टर दैट वी आर गोइंग टू स्टडी इज, हमने दो पढ़ लिए हैं, एक surface finish modification factor which is Ka, and the second one is size modification factor. अब जो थर्ड वन है which is loading factor Kc, so Kc जो है उसके अंदर आपने देखना है वो गोइंग बेंडिंग, ठीक है। तो अगर तो आपका एक्चुअल जो रियल लाइफ में जो है वो भी अगर बेंडिंग के अंदर है तो फिर आप उसको वन ही ले लेंगे, यानी कोई डिफरेंस नहीं आएगा दोनों में, ठीक है। लेकिन अगर एक्सियल या टॉर्शन के अंदर है आपका, एक्सियल या टॉर्शन लोड के अंदर है आपका स्पेसिमेन, रियल लाइफ जो स्पेसिमेन है, तो फिर आप उसको एक्सियल के लिए 0.85 और टॉर्शन के लिए 0.59 लेते हैं, ठीक है। 0.59 और 0.85, ये एक मोटी सी चीज़ है, इसमें कोई ऐसी फॉर्मूला वगैरह नहीं है। जस्ट अगर बेंडिंग है तो आपने वन लेना है, अगर आपका लोड बेंड हो, आपका जो मेंबर है वो बेंडिंग के अंदर है, तो आपने इसको केसी को वन लेना है। अगर एक्सियल लोड के अंदर है तो 0.85 लेना है, अगर टॉर्शन के अंदर है तो 0.59 लेना है। इधर एक नोट लिखा हुआ है कि यार क्लास हो रही है मेरी, क्यों बार बार कॉल कर रही है? और मेरी क्लास हो रही है, क्लास के बाद बात। अच्छा, तो 0.59, अगर अगर आपका टॉर्शन जो है वो कंबाइन हो रहा है किसी और लोड के साथ, फॉर एग्जांपल अगर बेंडिंग के साथ कंबाइन हो रहा है टॉर्शन, यानी आपका जो सैंपल है उसके ऊपर टॉर्शन भी लग रही है और बेंडिंग भी लग रही है, इस केस में आप के सी की वैल्यू को 1 लेते हैं, ठीक है। सो दिस 0.5 इज फॉर प्योर टॉर्शन। अगर आपका इस तरह के बेंडिंग के साथ या टॉर्शन के साथ एक्सियल लोड भी लग रहा है, तो उस केस में क्या लेंगे? तो उस केस के लिए ये बिल्कुल इस चैप्टर के एंड में हम इसको डिस्कस करेंगे, अभी इसको आप इधर ही छोड़ दें। चैप्टर के एंड में हम ये वाला केस भी डिस्कस कर लेंगे कि जब ये टॉर्शन और एक्सियल दोनों इकट्ठे लग रहे हो तब कैसे करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, नेक्स्ट इज टेम्परेचर फैक्टर के डी। ये चौथा फैक्टर आ गया आपके पास, के डी। आपने जो लैब के अंदर रोटेटिंग बीम टेस्ट किया, दैट वाज अंडर रूम टेम्परेचर, सो यू वर वर्किंग ऑन एट 25 डिग्री सेल्सियस और समवेयर अराउंड दैट। जब आपका टेम्परेचर बढ़ता है जैसे जैसे, तो जनरली जो आपकी, अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करूँ ना, आपकी स्ट्रेंथ, कोई भी स्ट्रेंथ हो, वेदर इट बी यील्ड स्ट्रेंथ और टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ और टेम्परेचर का अगर मैं कर्व देखूं, बहुत सारी बुक्स में बना होता है, और ये अगर आपका रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेल्सियस, तो ये इस तरीके से जाता है, ठीक है। इनिशियली थोड़े से हाई टेम्परेचर के ऊपर आपकी स्ट्रेंथ बढ़ती है, दिस इज ट्रू फॉर बोथ यील्ड स्ट्रेंथ एंड, ये अगर यील्ड स्ट्रेंथ है और ये टेंसाइल स्ट्रेंथ है, दोनों के लिए ट्रू है, ठीक है। उसके बाद ये कम होना शुरू हो जाए, ऑब्वियसली जैसे जैसे मटेरियल हॉट होता है वो साथ सॉफ्ट भी होना शुरू हो जाता है। एंड ऑल्सो देर इज अ फिनोमिनन नोन एज क्रीप। आपने पढ़ा ही होगा मटेरियल्स एंड मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स में कि क्रीप क्या चीज़ होती है, कि जब आपका मटेरियल जो है वो कॉन्स्टेंटली हाई टेम्परेचर पे रहता है तो उसके अंदर स्ट्रेन इंड्यूस होना शुरू हो जाती है। अब स्ट्रेन इंड्यूस होगी, इसका मतलब है अल्टीमेट स्ट्रेंथ को वो ब्रीच कर जाएगा, परमानेंट स्ट्रेन आना शुरू हो जाएगी। सो आपको देखना होगा कि अगर आपका फॉर एग्जांपल इधर आप टेम्परेचर है तो वो रूम टेम्परेचर की निस्बत काफ़ी कम हो चुकी होगी आपकी स्ट्रेंथ, सो यू विल हैव टू केटर फॉर दैट एज वेल। आपकी इंड्योरेंस लिमिट भी उसके मुताबिक ही कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये देखें, ये वही ग्राफ है जो मैंने बनाया, मुझे नहीं याद था कि इधर बना हुआ है बार। दिस इज एस टी ओवर एस आर टी, ठीक है, दिस ग्राफ, ये एस टी ओवर एस आर टी यानी
स्ट्रेंथ एट गिवन टेम्परेचर डिवाइडेड बाय स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर, ये एक रेशो ले लिया उसने। तो ये 1 से शुरू हो रहा है, क्योंकि जब आप रूम टेम्परेचर पे हैं तो ST/SRT की वैल्यू 1 होनी चाहिए, और इधर टेम्परेचर है सेल्सियस के अंदर। सो आपको नजर आ रहा है कि ये जो आपका टेम्परेचर है ये अराउंड 200 डिग्री सेल्सियस या 150 सेल्सियस तक ये राइज होता है। उसके बाद ये जो ST/SRT का रेशियो है ये राइज होती है, उसके बाद ये फॉल करना शुरू कर देती है और बड़ा स्टीपली फॉल करती है, स्पेशली आफ्टर 400 डिग्री सेल्सियस। दिस इज फॉर स्टील्स. This is for this plot is a result of 145 tests of 21 carbon and alloy steels, showing the effect of operating temperature on the yield strength and the ultimate strength. ठीक है। अब ये इसका इफेक्ट कैसे लेना है, KD कैसे फाइंड आउट करना है, उसके लिए एक तो ये टेबल देख लीजिए। ये डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों में टेबल मौजूद है। ये आपकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज है ST/SRT की, यानी अगर आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ निकालनी है एट से 600 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट वुड यू डू, आप जो SUT है रूम टेम्परेचर वाली, जो कि आपको अपेंडिक्स A20 में गिवन होती है, उसको मल्टीप्लाई करेंगे आप 600 डिग्री पे। ये जो ST/SRT की जो भी वैल्यू है 0.549 इस केस में, यानी ऑलमोस्ट जो है वो हाफ पे चली जाएगी अल्टीमेट स्ट्रेंथ 600 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है जी। तो दिस इज हाउ यू कैन अप्लाई टू फाइंड न्यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ एट 600 डिग्री सेल्सियस। इसी तरह अगर यील्ड स्ट्रेंथ है तो भी 600 डिग्री पे जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो आप इस जो है वो उससे मल्टीप्लाई like rather not yield strength, ये टेंसाइल स्ट्रेंथ का ही फॉर्मूला है। सो टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए फॉरेनहाइट में दिया हुआ टेम्परेचर तो ST/SRT की ये वैल्यूज है आपके पास। अच्छा, ये फॉर्मूला जो नीचे गिवन है आप इसको भी यूज, यानी या तो आप इस टेबल को यूज कर लें। आपके पास अगर तो इस टेबल के अंदर जो टेम्परेचर्स हैं उनमें से कोई टेम्परेचर गिवन है जिसके ऊपर आपने फाइंड आउट करनी है अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो नई आई है, तो फिर तो आप डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है। और अगर इसके बीच में है, मसलन 325 डिग्री दी हुई है, फिर आप इंटरपोलेशन का एक मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं कुछ, अगर आपके पास रिलेशनशिप चल रहा है बीच में से कैसे फाइंड आउट करते हैं, या आप इस ग्राफ को रीड कर लें। ठीक है। 350 डिग्री है तो दैट वुड बी हेयर, 325 डिग्री है तो दैट वुड बी हेयर। तो आप फाइंड आउट कर सकते हैं, ग्राफ एस्टिमेट ले सकते हैं। अदरवाइज बेहतर ही है कि आप इंटरपोलेशन के थ्रू, अभी मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा कि इंटरपोलेशन किसे कहते हैं, इंटरपोलेशन के थ्रू आप इसके अंदर से डाटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और यू कैन फाइंड बाय दिस इक्वेशन, आप जो टेम्परेचर है फ़ारेनहाइट के अंदर वो इस इक्वेशन के अंदर डालें। ठीक है। तो आपके पास KD की वैल्यू निकल आएगी, यानी KD और ST/SRT सेम ही चीज है। ठीक है। सो सेल्सियस में अगर टेम्परेचर गिवन हो, अच्छा मेरे पास जो 8th एडिशन वाली बुक है उसमें ये वाला फॉर्मूला सेल्सियस के अंदर भी लिखा हुआ है। ठीक है। तो कुछ बुक्स में लिखा हुआ है, अदरवाइज आप इंटरनेट से देख लें और बेशक उसको कॉपी बुक के अंदर लिख भी लें। आपको अगर एग्जाम के अंदर इस इक्वेशन के थ्रू फाइंड आउट करना है तो फिर आप लिख लें ना। नॉर्मली मैं तो यही प्रिफर करता हूँ कि इस डाटा के अंदर से इंटरपोलेशन करके निकाल लें। ठीक है। अच्छा, अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो चेंज हो रही है, आपको पता है कि एंड में अल्टीमेट स्ट्रेंथ चेंज होने से मेरी इंड्योरेंस स्ट्रेंथ भी चेंज होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि S प्राइम इज 0.5 SUT। ठीक है। सो जो है आपके पास अल्टीमेट स्ट्रेंथ में जितनी चेंज आ रही है टेम्परेचर की वजह से, S प्राइम ई में भी एग्जैक्टली उतनी ही चेंज आ रही है, क्योंकि वो एक ही फैक्टर मल्टीप्लाई होगा या इधर या इधर। तो या तो आप SUT रूम टेम्परेचर पे जो है उससे S प्राइम ई निकाल लें,
और एस प्राइम ई के साथ के डी को मल्टीप्लाई कर दें टू फाइंड द रियल एस ई, ठीक है, उस केस में के डी की वैल्यू ये होगी जो कि आप इधर से निकाल दें। और व्हाट यू कैन डू इज कि आप पहले एस यू टी को मॉडिफाई कर लें एस टी ओवर एस आर टी से मल्टीप्लाई करके, और उसके बाद जो रिड्यूस्ड एस यू टी होगा उसमें से एस प्राइम ई निकालें। फिर आपको दोबारा टेम्परेचर मॉडिफिकेशन फैक्टर ये के डी दोबारा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। यानी आपने या टेम्परेचर मॉडिफिकेशन अल्टीमेट स्ट्रेंथ पे लगानी है, फिर आप एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को छोड़ दें, वो खुद ही एडजस्ट हो जाएगी। या आपने टेम्परेचर मॉडिफिकेशन अगर अल्टीमेट स्ट्रेंथ आपने रूम टेम्परेचर वाली ली है, फिर आपने के डी की वैल्यू एस प्राइम ई के साथ मल्टीप्लाई करनी है to get the temperature modification factor incorporated in your endurance strength. So ये थोड़ा सा आपने ख्याल रखना है कि किस तरीके से करते हैं। So KD is actually ST over SRT. इसको या आप SE से मल्टीप्लाई करें या SUT से, लेकिन एक ही चीज से करना है, दो दफा नहीं करना। अच्छा, सो फॉर एग्जाम्पल इधर आपको एक ये एग्जाम्पल दी गई है कि 1035 स्टील हैज अ टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ 70 kpsi, ठीक है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ कितनी दे दी है जी, 70 kpsi, and is to be used for a part that sees 450 degrees Fahrenheit in service, टेम्परेचर आपका 450 डिग्री F है। Estimate the marine temperature modification factor and SE450 if the room temperature endurance limit by test is, अब वो कहता है जी S प्राइम E जो रूम टेम्परेचर फॉरेनहाइट में 70 डिग्री उसने लिया, ठीक, 70 डिग्री इज 39 kpsi। एक तो आपने इसको मॉडिफाई करना है, ए पार्ट। बी पार्ट में कहता है कि आपको एंड्योरेंस स्ट्रेंथ का नहीं पता रूम टेम्परेचर पे, आपको सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ का पता है रूम टेम्परेचर पे, वो गिवन है। तो दोनों तरीकों से करके, यानी बी पार्ट के अंदर मैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर रहा हूँ और ए पार्ट के अंदर मैं एंड्योरेंस स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर रहा हूँ। तो ए पार्ट के अंदर तो सिंपली आपने ये जो इक्वेशन है के डी की, इसके अंदर टी एफ को पुट कर देना 450 डिग्री से फॉरेनहाइट, ठीक है, ये टी आएगा, टी स्क्वायर आएगा, टी क्यूब टी रेज टू द पावर 4। So you do that and you get a KD or temperature modification factor of 1.007, ठीक है, और यही ST over SRT के इक्वल होना चाहिए, ST over SRT। एनीवे, तो आप क्या करेंगे फिर, आपकी जो S प्राइम E थी जो कि उसने इधर दी हुई है 39 kpsi, उससे इस 1.007 को मल्टीप्लाई कर देंगे और एक्चुअली जो आपकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, 39 से 39.3 हो गई है। क्यों? क्योंकि आप इस वाले रीजन में जहां पे ये राइज हो रही थी, ठीक है, 450 डिग्री फ़ारेनहाइट विच इज रफली अराउंड 225 डिग्रीज सेल्सियस, तो ये देखें थोड़ी सी इंक्रीज है। बी पार्ट में अगर आप जाएं तो बी पार्ट के अंदर आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ जो 70 डिग्रीज पे है वो पहले देखनी है, वो 70 kpsi है गिवन है, और आप अपेंडिक्स A20 में से ले सकते हैं, ठीक है। तो आपको अल्टीमेट स्ट्रेंथ एट रूम टेम्परेचर इज गिवन एज 70 kpsi। आपने इस SUT को कन्वर्ट करना है 450 डिग्री फ़ारेनहाइट के लिए, ये 450 पे कितनी है, इसके लिए आपको 450 पे ST over SRT की वैल्यू चाहिए होगी। तो यू कम टू दिस टेबल, अब इसमें 450 यहां पे है बीच में, ठीक है। तो इंटरपोलेशन से क्या मुराद होती है, इंटरपोलेशन में आप इस डाटा पॉइंट से पिछले और अगले डाटा पॉइंट को देखते हुए एक गैस करते हैं कि बीच में कितना, यानी इन दोनों में जो डिफरेंस है, और एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में अगर मैं इसको प्लॉट कर रहा हूं तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में जो डिफरेंसेस हैं उन डिफरेंसेस को देखते हुए बीच में किसी भी पॉइंट के ऊपर आप निकाल सकते हैं वैल्यू,
सो आप बेसिकली क्या कर रहे हैं कि तो आपकी 400 पे 1.0, यानी लेट्स कॉल दिस एज, अगर मेरे पास ये ग्राफ होता, तो आपके पास इधर टेम्परेचर होता और इधर एस टी और एस आर टी होती, ठीक है। तो 400 और 500 ये x1 और x2, ठीक है। इसके ऊपर आपके पास डाटा क्या क्या है, 1.012 ये y1 है और 1.y2 ये 0.995 है। तो बीच में आपने ये पॉइंट फाइंड आउट करना है जिसके कोऑर्डिनेट्स x, y है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो व्हाट यू आर डूइंग इज y1, ठीक है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू x x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये आपका बेसिकली इंटरपोलेशन का फॉर्मूला है। कोई भी दो डाटा पॉइंट्स दिए उनके दरमियान आपने कोई चीज फाइंड आउट करनी हो, आप इस तरीके से फाइंड। अब x आपको पता है 450 डिग्री फ़ारेनहाइट है जो मुझे दिया हुआ है बीच वाला पॉइंट, तो मैंने उस पॉइंट के ऊपर y एक्सिस पे यानी एस टी ओवर एस आर टी की क्या वैल्यू है वो मैं इस इक्वेशन से फाइंड आउट कर सकता हूँ। So 1.018 plus 0.995 minus 1.018 into 450 minus 400 और 500 minus 400 आता वही आखिर में 1.007 जो इधर आया था, ठीक है। तो दोनों तरीकों से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। हाँ अलबत्ता अब क्या होगा, अब आपने अल्टीमेट स्ट्रेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है 450 डिग्रीज फ़ारेनहाइट के ऊपर, वो 1.007 इंटू 70.5 kpsi होगी। अब यहां से मैं एस ई फाइंड आउट कैसे करूंगा 0.5 एस यू टी से। अब मैं इस एस ई को एस प्राइम ई नहीं कह रहा, ठीक है। क्यों? क्योंकि अब इसके अंदर टेम्परेचर मॉडिफिकेशन लग चुकी है, क्योंकि इस एस यू टी को मैं मॉडिफाई कर चुका हूं। सो दिस वुड कम आउट टू बी 35.2 kpsi। दोनों में डिफरेंस है क्योंकि ये एक्चुअल उस पे थी, एस प्राइम ई की वैल्यू एक्चुअल थी, एक्सपेरिमेंट से आई थी, और यहाँ मैंने एस ई की वैल्यू एस्टिमेशन से निकाली है, इसलिए काफ़ी बड़ा फर्क है। बट द पॉइंट टू मेक इज कि आप या तो एस ई को फाइंड आउट करने के लिए एस प्राइम ई को के डी से मल्टीप्लाई कर दें, ये उस केस में जब एस प्राइम ई आपके पास रूम टेम्परेचर वाला है, या आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ को हायर टेम्परेचर के ऊपर मॉडिफाई कर दें एस टी ओवर एस आर टी से मल्टीप्लाई करके। उस केस में फिर जब आप एस ई निकालेंगे तो वो आप उस एस ई को दोबारा टेम्परेचर फैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि आप अल्टीमेट स्ट्रेंथ को मॉडिफाई कर चुके हैं टेम्परेचर के अगेंस्ट, ठीक है जी। दिस वाज टेम्परेचर मॉडिफिकेशन फैक्टर। Okay. Any questions? कोई क्वेश्चन हैं तो बताएं जी। ओके अब जो पांचवा फैक्टर हमने पढ़ना है दैट इज रिलायबिलिटी फैक्टर के ई, ठीक है। के ई क्या चीज है? के ई इज अ रिलायबिलिटी फैक्टर। आपने जो डाटा हमने काफी पहले देखा था ये वाला, ठीक है, हमारी एंड्योरेंस लिमिट जो हम कैलकुलेट करते हैं या एस्टिमेट करते हैं अल्टीमेट स्ट्रेंथ से, वो इस डाटा की बेस के ऊपर है। और इस डाटा के थ्रू हमने इस डाटा को देखते हुए कहा था कि 0.5 SUT पे हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर और नीचे काफी स्कैटर मौजूद है एक्सपेरिमेंटल पॉइंट्स का, ठीक है। विच मीन्स के जो आपका अगर आप 0.5 SUT ले रहे हैं एग्जैक्टली और उसके अंदर रिलायबिलिटी फैक्टर ऐड नहीं कर रहे, तो देर इज अ हाई चांस कि आपकी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है वो एग्जैक्ट नहीं आएगी, जो एक्चुअल है उसके करीब नहीं होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ जी कि 120 या 140 kpsi के ऊपर एलॉय स्टील है मेरे पास, तो उसकी
मैंने 70 निकाली है KPSI, बट एक्चुअल में एक्सपेरिमेंट बता रहा है कि उसकी 90 के करीब है. सो दिस इज अ बिग डिफरेंस. तो दिस वुड कॉज रिलायबिलिटी इश्यूज. इसको केटर फॉर करने के लिए, इस इशू को केटर फॉर करने के लिए मैं रिलायबिलिटी मॉडिफिकेशन फैक्टर को इनकॉर्पोरेट कर लेता हूँ. ठीक है, लेट मी कम हियर. ठीक है, तो ये जो रिलायबिलिटी फैक्टर है, इट अकाउंट्स फॉर द स्कैटर ऑफ डाटा सच एज शोन इन फिगर 10. ये भी जो मैंने आपको फिगर दिखाई थी, फिगर 10 है. ठीक है, most endurance strength data are reported as mean values. Data presented by Hagen and Wirching show standard deviation of endurance strength of less than 8%. तो जो बेसिकली स्टैंडर्ड आपका जो एक्चुअल जो मीन वैल्यू से जितना डेविएट कर रही है आपकी एक्चुअल वैल्यू, उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं. और आपका जो KE की वैल्यू है, दैट इज टेकन एज 1 माइनस 0.08 इंटू ZA. ठीक है, अब इसमें ZA क्या है? ZA इज अ ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएट. ठीक है, इसकी इक्वेशन चैप्टर 20 में भी है, लेकिन उधर आपको जाने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली ये टेबल 6-5 है, इसमें से ZA की वैल्यूज देख सकते हैं. बल्कि ZA की वैल्यूज ना भी देखें आप, डायरेक्टली KE की वैल्यू भी इसी में से, जो कि इस फॉर्मूला इक्वेशन 29 में से है. रिलायबिलिटी तो अगर 99% रिलायबिलिटी आप कहते हैं मुझे चाहिए, तो KE की वैल्यू 0.814 होगी. जितनी आप रिलायबिलिटी बढ़ाएंगे उतना KE की वैल्यू कम होगी, यानी वो उतनी एंड्योरेंस स्ट्रेंथ की वैल्यू को कम कर देगी, ज़्यादा कंजर्वेटिव डिज़ाइन पे आपको लेकर जाएगी. ठीक है, इसी तरह 99.9999. ठीक है, इस तरह की रिलायबिलिटीज़ आपको फॉर एग्जांपल एरोस्पेस इंडस्ट्री के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं. तो फिर आपने तकरीबन 48% एंड्योरेंस स्ट्रेंथ जो है वो अपनी उसको सेक्रीफाइस किया. सो दिस वाज जो है रिलायबिलिटी फैक्टर. इसके अलावा जितने भी फैक्टर्स हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं इनके अलावा भी. तो मिसलेनियस इफेक्ट्स फैक्टर यानी KF जो है, उसकी कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो शायद आप कभी ना देखें, या एटलीस्ट इस कोर्स में हम नहीं निकाल रहे होंगे. इट इज जस्ट देयर टू रिमाइंड यू कि इसके अलावा भी और फैक्टर्स मौजूद हैं जिनको अगर ज़रूरत पड़े तो आपको उनको भी केटर फॉर करना चाहिए. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल रेजिडुअल स्ट्रेसेस. रेजिडुअल स्ट्रेसेस क्या होती हैं, किसी को पता है? एनीवन जी? नूरुल हसन? यस सर. बेटा रेजिडुअल स्ट्रेसेस का नाम सुना है आपने कभी? सर जहन नहीं आ रहा. अच्छा, किसी और को भाई? देखें, जब ये आपने मटेरियल्स और मैन्युफैक्चरिंग के कोर्स में आपने ये चीज़ देखी होगी. जो आपका मटेरियल होता है उसके अंदर अगर उसको एनील किया जाए, फॉर एग्जांपल अगर एक जो मटेरियल है उसको आप हाई टेम्परेचर पर लेकर जाएं और उसके बाद उसको एकदम फास्ट रेट ऑफ कूलिंग से कूल डाउन करें, तो उसके अंदर जो माइक्रो स्ट्रक्चर बनता है ना, वो उसको सेट होने का टाइम नहीं मिलता. एंड समटाइम्स माइक्रो स्ट्रक्चर जो ग्रेन्स होते हैं जो बॉडी के अंदर, जैसे आपको पता है मेटल्स के अंदर जो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं उनके अंदर इस तरीके से ग्रेन्स बने होते हैं. ये तो पता है ना? यस सर. अच्छा, अब ये ग्रेन्स जो है ये एक दूसरे के ऊपर अगर प्रेशर डाल रहे होंगे, एक दूसरे की बाउंड्री के ऊपर जो है कर रहे होंगे, तो ये एक सॉर्ट ऑफ बॉडी के अंदर इंटरनल स्ट्रेस है. आपने एक्सटर्नल कोई लोड नहीं लगाया हुआ, लेकिन बॉडी के अंदर एक इंटरनल स्ट्रेस मौजूद है. इसको रेजिडुअल स्ट्रेस कहते हैं. ठीक है, अगर आपने इसको रिमूव करना हो तो आप मटेरियल को हीट करने के बाद एनीलिंग के थ्रू कूल डाउन करें, यानी बड़ा स्लो रेट ऑफ कूलिंग रखें. तो मटेरियल के पास इतना टाइम होता है कि वो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ऑन दी बैलेंस रेजिडुअल स्ट्रेस जीरो हो जाती है.
बट इन सम मटेरियल्स जब रेजिडुअल स्ट्रेस जो है वो कंप्रेस एक दूसरे के ऊपर कंप्रेशन क्रिएट कर रही होती है, ठीक है, मटेरियल के अंदर ही मटेरियल का एक पार्ट दूसरे पार्ट के ऊपर कंप्रेशन जो है वो प्रोजेक्ट कर रहा होता है। अच्छा, दिस मे बी समटाइम्स डिजायरेबल एक्चुअली। क्यों? क्योंकि अगर आपके मटेरियल को आपने टेंशन के अंदर यूज करना है, टेंशन के अंदर यूज करना है, और मटेरियल के अंदर अपनी रेजिडुअल कंप्रेसिव स्ट्रेसेस मौजूद हैं, तो इनिशियली जितनी रेजिडुअल स्ट्रेस है आपकी टेंसाइल स्ट्रेस उससे कैंसिल आउट होती रहेगी और बॉडी को फील ही नहीं होगा कि मेरे ऊपर कोई स्ट्रेस लग रही है। इवेंचुअली जब आपकी टेंसाइल स्ट्रेस रेजिडुअल स्ट्रेस से एक्सीड कर जाएगी तो फिर वो टेंशन बॉडी टेंशन के अंदर जाएगी, तो आपका एक कंसिडरेबल पार्ट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस जो है वो रेजिडुअल स्ट्रेस से कैंसिल आउट होता रहता है, ठीक है। तो इससे बॉडी की लाइफ एक्चुअली इंक्रीज भी हो सकती है। सो residual stress may either improve the endurance limit or affect it adversely। दोनों काम हो सकते हैं, improve भी इससे हो सकती है और adversely affect भी हो सकती है। तो बल्कि बाज मटेरियल्स के अंदर तो रेजिडुअल स्ट्रेस को इंड्यूस किया जाता है। आपने शायद पढ़ा हो, एक प्रोसेस होता है शॉर्ट पीनिंग के नाम से, कि जो मटेरियल है नॉर्मली उनकी केस हार्डनिंग के लिए, उनके सरफेस को हार्ड बनाने के लिए स्टेनलेस स्टील की शॉर्ट्स होती हैं, छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, उनको हाई स्पीड पे कोलाइड कराया जाता है बॉडी के साथ। उससे क्या होता है, उसकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसके अंदर रेजिडुअल स्ट्रेसेस आ जाते हैं और उसकी वजह से वो हार्ड हो जाती है मटेरियल। इसको शॉर्ट पीनिंग कहते हैं। इसी तरह हैमरिंग के थ्रू या कोल्ड रोलिंग के थ्रू जो है ये रेजिडुअल स्ट्रेसेस को बॉडी के अंदर इंट्रोड्यूस कराया जाता है, ठीक है। तो rolled or drawn parts for example have an endurance limit in the transverse direction that may be 10 to 20% less than the endurance limit in the longitudinal direction। अच्छा, जब आप रोलिंग के थ्रू रोलिंग के थ्रू क्या होता है, मसलन आपके पास एक शीट है, आप उसको दो रोलर्स के दरमियान से गुजार देते हैं, ठीक है। अब इन दो रोलर्स के दरमियान गुजारने से एक तो हो सकता है आप शीट की थिकनेस कम करना चाह रहे हो। अब इससे होगा क्या कि रोलिंग की डायरेक्शन के अंदर, जिस डायरेक्शन में रोल हो रहा है उस डायरेक्शन में बॉडी की प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो जाएंगी और बाकी डायरेक्शंस में डिफरेंट होंगी, ठीक है। सो इस तरह की चीजें भी आपको कंसिडर करनी पड़ती है एंड्योरेंस लिमिट मॉडिफाइंग फैक्टर्स के अंदर। क्या चीज है जी क्रोयन में? क्या होता है क्रोयन का? तो कोई बता दे यार, क्रोयन क्या होती है? क्रोयन तो पता होगी। रुहेल सलीम, रुहेल, नहीं है रुहेल। नूरुल हसन, दोबारा बता। जो है केमिकल लग जाता है मटेरियल ऑक्साइड उनकी वजह से। सर कोरोजन, सर वो जो रस्टिंग रोए सर में। ठीक है इब्राहिम, रस्टिंग इज अ सर ऑक्साइड से जो रस्टिंग हो जाती है आयरन में सर, और उससे जो सारी वो डेंट्स पड़ते हैं तो उसके ऑक्साइड्स होती है, वो एयर के साथ रिएक्ट करके ना सारा उसका फेड कर देती है ना सर, उसको कोरोजन कहते हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है कि जब कोई वाटर या इस तरह की कोई चीज आयरन की सरफेस पे पड़ती है और वो इलेक्ट्रोलाइट में वो कन्वर्ट हो जाता है जो वाटर है, तो फिर वो एयर के अंदर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शन होता है, जिसकी वजह से जो आयरन है वो आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। ऐसे ही होता है ना? तो दिस इज अ स्पेसिफिक एग्जांपल ऑफ कोरोजन। बाकी और आयरन के अलावा दूसरे मेटल्स के ऊपर भी कोरोजन हो सकती है। तो बेसिकली जब आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है तो दैट डज नॉट रिमेन अ पार्ट ऑफ द ओरिजिनल मटेरियल, जिसकी वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता भुरना शुरू हो जाता है, रिमूव होना शुरू हो जाता है मटेरियल। जब मटेरियल रिमूव होता है तो ऑब्वियसली
जो पार्ट है आपका उसकी स्ट्रेंथ कम होना शुरू हो जाती है. सो दिस इज हाउ कोरोजन वर्क्स. तो ऑब्वियसली कोरोजन बिकम्स इज अ टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस. जितना ज्यादा टाइम देंगे उतनी ज्यादा कोरोजन होगी. इसी तरह एक चीज इरोजन होती है. इरोजन और कोरोजन में क्या फर्क है? यूसुफ? इरोजन फ्रिक्शन की वजह से होती है. किसकी वजह से होती है? फ्रिक्शन की वजह से सर. फ्रिक्शन की वजह से. वेरी गुड. कोरोजन जो है वो केमिकल रिएक्शन की वजह से हो रही है और इरोजन बेसिकली मैकेनिकल कांटेक्ट की वजह से हो रही है. जब दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट करती हैं तो उससे जो मटेरियल रिमूव होता है उसको इरोजन कहते हैं. तो इरोजन भी जो है वो आपकी इंड्योरेंस लिमिट को इफेक्ट करेगी, कोरोजन भी करेगी. ठीक है. सो अच्छा, फिर कोरोजन में एक चीज और आ जाती है क्योंकि ये टाइम डिपेंडेंट है. पहले जब हम लिखते हैं ना कि एस एफ इज इक्वल टू ए एन रेज टू द पावर बी, जो ये फॉर्मूला मैं लिख रहा था, अब इसमें हम सिर्फ लाइफ को नंबर ऑफ साइकिल्स में जो है मैयर कर रहे हैं, टाइम में नहीं मैयर कर रहे. ठीक है. हालांकि अगर आपकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स कम टाइम में अचीव हो जाएंगे. अगर आपकी फ्रीक्वेंसी कम है तो ये नंबर ऑफ साइकिल्स ज्यादा टाइम में अचीव होंगे. तो फॉर द सेम नंबर ऑफ साइकिल्स जो है द टाइम रिक्वायर्ड कुड बी 1 ईयर और 2 ईयर. ठीक है. तो फिर इस केस में हम खाली एन को लेते हैं, टाइम को क्यों नहीं कंसिडर करते? इसलिए कि नॉर्मली अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस जब आपकी ये इरोजन क्रोजन या कोई इस तरह की चीज ना हो रही हो तो फिर आपका जो नंबर ऑफ साइकिल्स हैं दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ द फ्रीक्वेंसी. वो नंबर ऑफ साइकिल्स चाहे 1 साल में अचीव हो या 2 साल में अचीव हो, आपकी स्ट्रेंथ या फटीग प्रॉपर्टी जो मटेरियल की उस पर फर्क नहीं पड़ता. लेकिन कोरोजन या टेम्परेचर ये इस तरह के फैक्टर्स हैं जो कि टाइम डिपेंडेंट फैक्टर्स हैं. ठीक है. फटीग खुद तो टाइम डिपेंडेंट नहीं है लेकिन कोरोजन या टेम्परेचर राइज की वजह से टाइम डिपेंडेंट हो जाती है. फॉर एग्जांपल आपका अगर टेम्परेचर बढ़ गया 600 डिग्री सेल्सियस पे चला गया तो नंबर ऑफ साइकिल्स तो ऑल दो आपके जो है वो 1 साल बाद अचीव हो रहे थे. अगर आपने उसकी आरपीएम को आधा कर दिया तो 2 साल बाद अचीव हो रहे होंगे. लेकिन 2 साल जब टेम्परेचर उसके ऊपर एडिशनल उतनी देर रहेगा तो वो टाइम डिपेंडेंट प्रोसेस भी बन जाएगा. या क्रोसिव एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे तो उतनी देर में शायद कोरोजन की वजह से ही फेल कर जाए मटेरियल. सो द प्रोसेस ऑफ फटीग बिकम्स टाइम डिपेंडेंट व्हेन कोरोजन और टेम्परेचर और सिमिलर टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन्स आर अकरिंग जो मटेरियल के ऊपर लग रहे होते हैं. ठीक है. सो ये सारी चीजें आपने मॉडिफाइंग फैक्टर्स में देखनी होती है. अब ये सारी चीजें जो हैं ये आपकी कोरोजन को अफेक्ट कर रही है. ठीक है. अब इसके अंदर देखें फ्रीक्वेंसी भी आ गई है, जबकि मैं कह रहा हूं कि नॉर्मली फ्रीक्वेंसी इज नॉट रिलेटेड टू फटीग. सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग, जब आप किसी मटेरियल को प्लेटिंग के थ्रू उसकी सरफेस को मॉडिफाई करते हैं तो नॉर्मली उसकी एंड्योरेंस लिमिट रिड्यूस हो जाती है बाय एज मच एज 50%. अब क्रोमियम प्लेटिंग है, निकल प्लेटिंग है, कैडमियम प्लेटिंग है, ये सर्टेन रीजंस की वजह से सर्टेन एप्लीकेशंस हैं इनकी आपको इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग करनी पड़ती है बाज मटेरियल्स की. उनमें आपकी एंड्योरेंस लिमिट कम हो जाती है. ठीक है. जिंक प्लेटिंग इज ये वाइड प्लेटिंग विच डज फटीग स्ट्रेंथ. ठीक है. और ये सारी चीजें. अब फॉर एग्जांपल अगर आपकी 50% रिड्यूस हो रही है इलेक्ट्रोलाइटिक प्लेटिंग की वजह से एंड्योरेंस स्ट्रेंथ, तो दैट वुड मीन के KF, हम KF पढ़ रहे हैं ना, मिसलेनियस मॉडिफिकेशन फैक्टर, तो इस केस में KF वुड बी 0.5. यहाँ पे वो कह रहा है 39% रिड्यूस होती है बेंडिंग के अंदर, तो KF वुड बी 0.39. इस तरीके से आप KF को फाइंड आउट करें.
Metal spraying results in surface imperfections that can initiate cracks. Limited test show reduction of 14%. तो फिर आपकी KF जो है वो 0.86 हो जाएगी, क्योंकि 14% डिक्रीज हो रही है फटीग स्ट्रेंथ के अंदर। साइक्लिक फ्रीक्वेंसी मैंने आपको बताया नॉर्मली नहीं, इसको साइक्लिक फ्रीक्वेंसी फटीग को फ्रीक्वेंसी जो है फटीग को अफेक्ट नहीं करती, लेकिन जब कोरोजन या हाई टेम्परेचर या दोनों चीज़ें या इस तरह की कोई और टाइम डिपेंडेंट फिनोमिनन एक्ट कर रहा हो तो फिर स्लोअर द फ्रीक्वेंसी एंड हायर द टेम्परेचर हायर द क्रैक प्रोपिगेशन रेट एंड शॉर्टर द लाइफ एट अ गिवन स्ट्रेस लेवल, ये हो जाएगी। फ्रेटेज कोरोजन, ठीक है, फ्रेटेज कोरोजन क्या है जी? इट इज द फिनोमिनन और रिजल्ट ऑफ माइक्रोस्कोपिक मोशंस ऑफ टाइटली फिटिंग पार्ट्स और स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नट बोल्ट को टाइटली बिल्कुल उसको टाइट कर दिया है, दो प्लेट्स को आपने जोड़ना था, आपने नट और बोल्ट से जोड़ दिया। अब जब उन प्लेट्स के ऊपर टेंशन या कंप्रेशन आएगी तो जो नट है और सरफेस है आपकी प्लेट की, उनके दरमियान माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट्स हो रही होंगी, इसको फ्रेटेज कोरोजन कहते हैं। इसकी वजह से भी आपकी लाइफ कम हो जाती है, एंड्योरेंस स्ट्रेंथ कम हो जाती है, ठीक है। ये उसने एक रेंज दी हुई है मेटिंग पार्ट्स की। तो दीज आर ऑल द मतलब जो भी चीज़ें हैं जो कि आपको मॉडिफाई कर रही हैं आपकी एंड्योरेंस लिमिट को। इन दी एंड आपकी पास इक्वेशन जो बनती है दैट इज SE, जो एक्चुअल एंड्योरेंस स्ट्रेंथ है, दैट इज इक्वल टू KA KB KC KD KE KF into S prime E। KA is size modification factor, कि आपकी ग्राइंडिंग, मशीनिंग, फोर्जिंग किस तरीके से मटेरियल की आउटर सरफेस बनी है। के बी साइज मॉडिफिकेशन फैक्टर है कि आपके डायमीटर कितना था या सर्कुलर क्रॉस सेक्शन था या नहीं था, उसके मुताबिक के बी आ जाता है, ठीक है जी। के सी इज लोड मॉडिफिकेशन फैक्टर, अगर बेंडिंग हो रही है तो के सी को 1 लेते हैं, अदरवाइज एक्सियल या टॉर्शन लोड की सूरत में के सी की वैल्यू को लगाते हैं। के डी इज जो है वो टेम्परेचर मॉडिफिकेशन फैक्टर, टेम्परेचर ज़्यादा होने से आपकी एंड्योरेंस लिमिट पे इफेक्ट आता है, उसको स्टडी करना है। के ई इज रिलायबिलिटी फैक्टर, आपने जो भी रिलायबिलिटी की फिगर चूज करनी है 99.9% या 99%, उसके अगेंस्ट एक के ई आ जाएगा जो आपने मल्टीप्लाई करना है। के एफ, इसके अंदर जितने भी और फैक्टर्स हैं मिसलेनियस फैक्टर्स, उनमें से अगर कोई मौजूद है तो वो के एफ में आ जाएगा। ये आप याद रखें कि इन फैक्टर्स में से सारे आपको शायद गिवन ना हो कभी भी, तो जोन जोन से गिवन होंगे उनके आपने फैक्टर्स निकाल के मल्टीप्लाई करना है, बाकी सबको 1 ले लेना, यानी इग्नोर कर देना, ठीक है। प्रॉब्लम्स इस तरह से आपको मिलेंगी। सो दिस वाज एंड्योरेंस लिमिट मॉडिफाइंग फैक्टर्स, और इससे आगे फिर स्ट्रेस, कंसंट्रेशन और नॉइज सेंसिटिविटी फटीग के अंदर आ जाएगी, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। अभी हम यहाँ पे इसको ख़त्म करते हैं। याद रखिएगा नेक्स्ट वीक में प्रॉबेबली मंडे को चैप्टर 5 में से क्विज होगा, ठीक है। तो आपने नेक्स्ट वीक में क्विज मिस नहीं करना, क्योंकि मैं मेकअप क्विज नहीं लूँगा, जो लोग प्रेजेंट होंगे उनका क्विज हो जाएगा। क्विज जो है सबमिट तो LMS पे होगा, और देना किस तरह वो भी मैं सोच रहा हूँ। बहरहाल विद इन 2 और 3 डेज मैं व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अनाउंस कर दूंगा। आज आपकी रात को असाइनमेंट की सबमिशन है, होपफुली सारों ने कर ली होगी। सो आई विल स्टॉप हियर, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।